देखो अभी तक तो हमने जो पढ़ी वो ट्रैवलिंग वेव थी, लेकिन आज की क्लास में हमने स्टैंडिंग वेव के बारे में भी पढ़ा था। ये तो मैंने बताया था कि सेम फ्रीक्वेंसी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव मिले तो स्टैंडिंग वेव बनती है। और ये भी बताया था कि स्टैंडिंग वेव में डिस्टरबेंस सांप के टाइप से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे ऑस्किलेट करता है। ये तो ध्यान रखना कि ये जो एनिमेशन है वो स्टैंडिंग वेव का है। तुम साफ साफ बताओ कि बता इस बार जो डिस्टरबेंस है वो सांप के टाइप से आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे ऑस्किलेट कर रहा है। या अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो इसमें सांप आगे नहीं बढ़ रहा, अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे फड़फड़ाता रह रहा है। तो बताओ वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे ऑस्किलेट करेगा तो हमको ऐसा अपीयर होगा कि वेव रुक गई है, इसीलिए उसको रुकी हुई वेव मतलब स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बोलते हैं। तो स्टैंडिंग वेव में वायर का मोशन इस टाइप का होता है। उसके बाद ये भी तुम साफ साफ देख सकते हो कि स्टैंडिंग वे में वायर अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे ऑस्किलेट करेगा तो वायर के हर एक पार्टिकल भी ऐसे चेंज करेंगे, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा। बताओ ट्रैवलिंग वे में तो हर जगह एम्पलीट्यूड सेम होता था, लेकिन स्टैंडिंग वे में हर जगह एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। इधर एम्पलीट्यूड कम है, इधर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इस तरह से सब जगह एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना। बस ये भी हम देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव के ड्यूरिंग कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली जीरो है। ये सही है। एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, पता नहीं तुमको एक पेन दिख रहा है नहीं, लेकिन ध्यान रखना तुम इससे बना है। तो ध्यान रखना कि स्टैंडिंग वे में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली जीरो है। तो सारे पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट ऑस्किलेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो हमको ऐसा लगेगा कि किसी ने उन पॉइंट पर गांठ बांध दी हो, मतलब नोड बांध दी हो, इसीलिए इन पॉइंट को नोड पॉइंट बोलते हैं। और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम होता है, जिसको नोड का अपोजिट एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है? और हमको पता है कि वायर बहुत है ना अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे बहुत तेजी से वाइब्रेट करे तो लूप के टाइप से दिखेगा। और यदि दो कॉन्सिक्यूटिव नोड के बीच का जो पार्ट है उसको एक लूप बोल सकते हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि एक लूप की लेंथ जो होती है वो लैम्डा नहीं होती है, लैम्डा बाय 2 होती है। ठीक, ये बताया था। उसके बाद देखो आज की क्लास में मैंने फेज डिफरेंस के बारे में बताया, तो ये भी तुम साफ साफ देख सकते हो, है ना। ये भी तुम साफ साफ देख सकते हो कि स्टैंडिंग वे में फेज डिफरेंस लूप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। बताओ पहले लूप के जितने भी पार्टिकल हैं, है ना, देख के बताओ कि पहले लूप के जितने भी पार्टिकल है उनका एम्पलीट्यूड भले ही डिफरेंट हो, लेकिन पहले लूप के सारे पार्टिकल साथ साथ मूव करें। बताओ सब एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, एक साथ मीन पोजीशन पर पहुंचते हो, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पर। बस एक लूप के सारे पार्टिकल बिल्कुल साथ साथ मूव करें, सेम फेज में मूव करें, इससे एक लूप के जो पार्टिकल है उनके बीच फेज डिफरेंस जीरो। और ये भी देख सकते होंगे तुम कि कॉन्सिक्यूटिव लूप के जो पार्टिकल है वो बिल्कुल अपोजिट फेज में मूव कर रहे हैं। दिख रहा होगा कि जब पहले लूप का पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तब दूसरे लूप का पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। जब पहले लूप का पार्टिकल नीचे जा रहा है तब दूसरे लूप का पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो कॉन्सिक्यूटिव लूप के पार्टिकल अपोजिट फेज में मूव करते हैं, इसलिए कॉन्सिक्यूटिव लूप के पार्टिकल के बीच फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई होता है। तो ये सब इस एनिमेशन से ज्यादा क्लियर देख सकते हो। हाँ बच्चों, उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी। ठीक, तो मैंने यही बताया था कि अगर प्रॉपर स्टैंडिंग वेव क्रिएट करनी है तो उसके लिए अपोजिट में डायरेक्शन में जाने वाली अलग अलग दो वेव की जरूरत नहीं होती है ना। क्लास में बताया था कि प्रैक्टिकली जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करते हैं उसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली दो वेव की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक सिंगल वेव से काम चलाते हैं और उसमें रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, ऐसा कोई वायर लेते हैं और इधर रिजिड वॉल लगा देते हैं। अब इधर से हम लगातार साइन वेव भेजते हैं। अब साइन वेव आएंगी, ये दीवार से रिफ्लेक्टेड होंगी, और उसके बाद बताया था कि ये रिफ्लेक्टेड वेव और आगे आने वाली इंसिडेंट वेव से मिल करके स्टैंडिंग वेव बनाएगी। तो कुछ ही टाइम में पूरे वायर में प्रॉपर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। तो वो इस एनिमेशन से तुम देख सकते हो। ठीक, ये स्टार्ट हो रहा है, ये दीवार है और इधर से हमने वेव भेजे थे, इंसिडेंट वेव आ रही है। अब देखो इंसिडेंट साइन वेव दीवार से रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो और आगे आने वाली इंसिडेंट वेव से मिक्स हो रही है। और बताओ अब ये पूरे वायर में प्रॉपर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो गई। देखो यही बताया था
ये एनिमेशन फिर से देख सकते हैं। ये दीवारें इधर से इंसिडेंट वेव भेज रहे हैं, अब ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है और रिफ्लेक्टेड वेव और आगे आने वाली इंसिडेंट वेव से मिक्स होकर के स्टैंडिंग वेव बना रही है। तो पूरे वायर में प्रॉपर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हो गई। ये भी देख सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव तो क्रिएट होंगी, लेकिन जहाँ भी फिक्स्ड एंड है वहाँ निश्चित नोड बनेगा, है ना? और अगर यही रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होता तो वहाँ निश्चित एंटी नोड बनता। इसमें एक ये भी चीज़ है कि अगर तुम अलग-अलग वेव, है ना, अपोजिट डायरेक्शन वाली अलग-अलग वेव भेजोगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी-सी मिसमैच हो सकती है, प्रॉपर स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएँगी। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन वाला कांसेप्ट है, उसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इंसिडेंट वेव से मिल कर के ही बनी है ना, इससे इस बार फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्रॉपर स्टैंडिंग वेव बनती है। इसीलिए अगर बिल्कुल प्रॉपर स्टैंडिंग वेव बनानी है तो रिफ्लेक्शन के ही कांसेप्ट का यूज़ करते हैं। छुपी होती है। हाँ बच्चों, देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो स्टैंडिंग वेव की पूरी इक्वेशन दे रखी थी। इसलिए इसके हमने सारे पैरामीटर निकाल लिए थे। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन नहीं दी होती, उसकी जगह हमको लूप की इंफॉर्मेशन दी होती है, मतलब नंबर ऑफ लूप कितने हैं वो हमको दिया होता है। बस उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपर शब्दों में लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हो। मैं जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई फिक्स वायर है जो इधर भी फिक्स और इधर भी फिक्स है। ये हमको दे रखा है कि ये वायर ये वायर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 मीटर तक फैला है, मतलब इसकी लेंथ 6 मीटर है और उसका मास 60 ग्राम मतलब 0.06 केजी है ना? इसमें स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट किए हैं और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि स्टैंडिंग वेव के कारण ये पूरा वायर ऐसे 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है। फिर हर एक पार्टिकल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, तो हर एक पार्टिकल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। बस हमको देखना है कि इस वायर में टेंशन कितना होगा, वो हमको पूछा है और, है ना? और इसका सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कि एंटी नोड का एम्पलीट्यूड ए हमको पता है कि जब भी स्टैंडिंग वेव बनती है तो एम्पलीट्यूड सॉरी कभी भी स्टैंडिंग वेव बनती है तो एंटी नोड पर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और यूजुअली तो एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड 2a लिखते हैं, लेकिन इन्होंने एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड a दे रखा है, कोई झगड़ा थोड़ी करेंगे। कोई एंटी नोड का एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड a है, तो हमको पूछा है कि x इक्वल टू 7/3, है ना? इस पॉइंट पर जो पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो देखना है। और जेईई में तो दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो केवल फर्स्ट पार्ट देखना, सेकंड पार्ट केवल जे एडवांस के लिए। मेडिकल में इस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना? तो इसको हम एक बार कर लेते हैं, ठीक, ध्यान से देखना, है ना? तो हमको दे रखा है कि कोई फिक्स वायर है जिसकी लेंथ 6 मीटर, मास 0.06 केजी है। तो सबसे पहले इसकी लीनियर मास डेंसिटी तो निकाल लेते हैं ना, तो लीनियर मास डेंसिटी होगी वायर का मास अपन वायर की लेंथ, तो वायर का मास 0.06 केजी अपन लेंथ 6 मीटर, तो इसका म्यू कितना हो गया 0.01 किलोग्राम पर मीटर, तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी इतनी हो गई। अब देखो इस वायर में हमने स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट की हैं और स्टैंडिंग वेव के कारण वायर 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो वायर में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। और हम बिल्कुल डरते नहीं, हमको रटा हुआ है कि बताओ टेंशन किसके अंदर छुपी होती है, वेव वेलोसिटी के अंदर। तो हम तुरंत समझ गए कि डराने के लिए हमको टेंशन पूछी है, मतलब इनडायरेक्टली हमको वेव वेलोसिटी पूछी है। ये तो देखो, इस बार चक्कर ये कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देने की जगह हमको लूप की इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर तुम अच्छे ध्यान रखना कि पूरे वेव्स में अगर कभी भी लूप की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि लूप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो लैम्ब्डा के लिए दी होती है, मतलब लूप के बेसिस पर लैम्ब्डा निकालते हैं। है तो वे में हमेशा ध्यान रखना कि लूप की इंफॉर्मेशन लैम्ब्डा के लिए दी होती है, तो बस लूप के बेसिस पे लैम्ब्डा निकालेंगे, तो बस अपनी स्किल ये होगी
कि लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालेंगे, उसके बाद ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी तो हमको लड्डू की टाइप से दे रखी है, तो बस उससे वेव वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा, और वेव वेलोसिटी आ गई तो इससे टेंशन भी निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालते हैं। ये तो एक लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालने की स्किल होती है ना, इस टाइप से करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 2। अब इस बार ऐसे-ऐसे 3 लूप बन रहे हैं, तो 3 लूप की लेंथ कितनी होगी, 3 लैम्डा बाय 2, और टोटल लेंथ हमको कितनी दे रखी है, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मीटर। कई लोग तो मुंह जुबानी निकाल लेते हैं, लेकिन आगे हम टफ क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालना हो तो सबसे स्मार्ट तरीका यही है कि एक लूप की लेंथ लैम्डा बाय 2, तो इस बार ऐसे ऐसे 3 लूप बन रहे हैं, तो 3 लूप की लेंथ 3 लैम्डा बाय 2 और टोटल लेंथ 6 दे रखी है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल 2 मीटर, मतलब लूप के बेसिस पर हमने लैम्डा निकाल लिया, है ना? और हम मन में ही समझ गए कि स्टैंडिंग वेव का नहीं, इसको पैदा करने वाली पेरेंट वेव का वेवलेंथ 4 मीटर आ गया, वो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है? अब बताओ, लूप के बेसिस पर तो लैम्डा निकाल लिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको लड्डू की टाइप से दे ही रखी है, 100 हर्ट्ज। बस इससे हम वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि वेव वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू एफ लैम्डा। बस एफ तो फ्रीक्वेंसी हो तो हमको 100 दे ही रखी है, इंटू लैम्डा 4, तो इससे वेव वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। अरे मन में समझ गए कि ये जो वेव वेलोसिटी है वो स्टैंडिंग वेव की नहीं है, इसको पैदा करने वाले पेरेंट वेव की, वो हम समझते हैं। बार-बार ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। बस तुम आराम से बताओ कि वेव वेलोसिटी निकाली, अब तो टेंशन तो अपनी पॉकेट में है ना, तो अब टेंशन इजीली निकाल सकते हैं। तो हमको रटा हुआ है कि स्ट्रिंग वेव की वेव वेलोसिटी के अंदर टेंशन छुपा होता है, और स्ट्रिंग की वेव वेलोसिटी को खोल करके रूट टी बाय म्यू लिख सकते हैं। बस स्ट्रिंग वेव की वेव वेलोसिटी 400 दे रखी है, इक्वल टू रूट टी निकालना है, और म्यू इस वायर के लीनियर मास डेंसिटी 0.01 ये सॉल्व कर सकते हैं। इधर 400 इक्वल रूट टी, और 0.01 का अंडर रूट 0.1, इधर ट्रांसफर करोगे तो रूट टी इक्वल टू 40, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 40 का स्क्वायर मतलब 1600 न्यूटन। तो इस वायर में टेंशन 1600 न्यूटन, ये हमने निकाल ली। ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। हाँ, ये तो ये फर्स्ट पार्ट तुमने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस बार x इक्वल टू कितना था यार, हाँ, x इक्वल टू 7/3, इस पॉइंट पर जो पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो हमको देखना है, ठीक है? तो चलो एक बार देखते हैं कि ये जो पॉइंट है वो नोड या एंटी नोड पे तो नहीं है। अगर नोड या एंटी नोड पर हो तब तो एम्पलीट्यूड मुंह जुबानी बता सकते हैं। तो बताओ, अगर ये पॉइंट नोड पे हो तो एम्पलीट्यूड आंखें बंद करके 0, और अगर ये पॉइंट एंटी नोड पे हो तो वहां इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए होगा। तो एक बार देखते हैं कि ये पॉइंट कहीं नोड या एंटी नोड पर तो नहीं है। तो बस पहले एक बार नोड और एंटी नोड की पोजीशन देखते हैं। तो हमको पता है कि बताओ, 3 लूप की लेंथ 6 मीटर है, तो एक लूप की लेंथ 2 मीटर होगी ना। तो पहला नोड x इक्वल टू 0 पर बन रहा है, तो अगला नोड x इक्वल टू 2 पर, फिर और अगला नोड x इक्वल टू 4 पर, और लास्ट नोड x इक्वल टू 6 पर। नोड ऐसे हैं तो एंटी नोड इनके बिल्कुल बीच पे होंगे। तो पहला एंटी नोड इसके और इसके बिल्कुल बीच में होगा, मतलब x इक्वल टू 1 पर बनेगा। दूसरा एंटी नोड 2 और 4 के बीच होगा, मतलब x इक्वल टू 3 पर बनेगा। और तीसरा एंटी नोड 4 और 6 के बीच, मतलब x इक्वल टू 5 पर बनेगा। बस तुम बताओ कि x इक्वल 0, 2, 4 और 6 पर नोड बन रहे हैं, और x इक्वल 1, 3, 5 पर एंटी नोड बन रहे हैं। तो बताओ ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 7/3, बताओ ये तो न तो नोड पर है और न एंटी नोड पर है, मतलब पक्का है कि बताओ पॉइंट नोड पर नहीं है, मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड 0 नहीं होगा। ये एंटी नोड पे नहीं है, मतलब इक्वलेंट एम्पलीट्यूड ए भी नहीं होगा, इस बार कुछ और होगा। बस अब ये पॉइंट ना तो नोड पे और ना एंटी नोड पे, ये पॉइंट तो बीच में कहीं होगा ना, है ना? ये x इक्वल 2 के बाद इधर कहीं पॉइंट दिख रहा है मुझे, हाँ। ठीक है, ये पॉइंट ना तो नोड पे और ना एंटी नोड पे है। इस बार इधर एम्पलीट्यूड कैसे निकालना वो देखना है, तो बस इस बार पॉइंट ना तो नोड पे और ना एंटी नोड पे है। इस बार एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमको इसके स्टैंडिंग वेव की पूरी इक्वेशन लिखनी होगी। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट ना तो नोड पे और ना एंटी नोड पर। तो बताओ इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमको इस स्टैंडिंग वेव की पूरी इक्वेशन लिखनी होगी।
तो घबराते नहीं है ना, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, है ना? तो तुम देखते ही बताओ कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में सबसे शुरू में क्या आता है ना? मैंने बताया था स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है? मैक्सिमम इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मतलब एंटीनोड का एम्पलीट्यूड। भूल तो नहीं गए ना? वही स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में सबसे स्टार्टिंग में मैक्सिमम इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मतलब एंटीनोड का एम्पलीट्यूड। तो यूजुअली तो एंटीनोड का एम्पलीट्यूड हम 2a लिखते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एंटीनोड का एम्पलीट्यूड a लिख रखा है। बस सबसे स्टार्टिंग में मैक्सिमम इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मतलब एंटीनोड का एम्पलीट्यूड, वो हमको क्वेश्चन में a दे रखा है। देखना अब आगे देखते हैं कि एम्पलीट्यूड वाला जो पार्ट है वो साइन के एक्स होगा या कॉस के एक्स होगा, वो देखना है। तो चलो तुम शक्ल देखते ही बताओ, ये बताओ एम्पलीट्यूड वाले पार्ट में ए साइन के एक्स आएगा, ए कॉस के एक्स, ए साइन के एक्स, तो साफ साफ दिख रहा है ना? चित्र साफ साफ दिख रहा है। ये बताओ x इक्वल टू 0 पर नोड बन रहा है ना? दिख रहा है x इक्वल टू 0 पर नोड बन रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 पर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड 0 है, और हमको अच्छे पता है कि x इक्वल टू 0 पर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड 0 हो या x इक्वल टू 0 पर नोड बन रहा हो, तो बताओ इसके एम्पलीट्यूड वाले पार्ट में क्या आएगा? a साइन के x आएगा। बताओ x इक्वल टू 0 पर एंटीनोड बनता तो एम्पलीट्यूड वाले पार्ट में a cos के x आता, लेकिन इस बार x इक्वल 0 पर नोड बन रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड वाले पार्ट में तो a sin के x आएगा। और आगे टाइम वाले पार्ट में तुम कुछ भी लिख सकते हो, श्रद्धा हो तो sin ओमेगा टी, श्रद्धा हो तो cos ओमेगा टी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस रफली हम बोल सकते हैं कि इस बार इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी, है ना? इस बार स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल 0 पर नोड बन रहा है इससे 2a sin के x, लेकिन 2a sin के x की जगह a sin के x, क्योंकि इस बार एंटी नोड का एम्पलीट्यूड 2a की जगह a दे रखा है। तो बस इस एम्पलीट्यूड वाले पार्ट में तो a sin के x, और आगे तुम sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी जो भी तुमको पसंद हो वो लिख देना, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस की स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये आ गई। बस अब तो अपना एनालिसिस कर सकते हैं ना? तुमको अच्छे पता है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी के पीछे जो आता है वो किसका काम करता है? एम्पलीट्यूड का काम करता है, या परफेक्ट शब्दों में बोले तो एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x का काम करता है। तो बस बोल सकते हैं कि इस बार एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x कितना होगा? a sin kx होगा। ठीक है सर, इसमें k की वैल्यू भी रख सकते हो, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह की कमी है। हमको पता है k कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई ऊपर लैम्डा कितना है 4, तो k कितना हो गया पाई बाय 2। मैं तो यही रख देता हूँ। ये तो हमको अच्छे पता है कि cos ओमेगा टी के पीछे जो भी आएगा एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ x का काम करेगा। तो होता है इस बार एम्पलीट्यूड का काम कौन करेगा? a sin kx, तो a sin k की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 इंटू एक्स, तो इसका एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x इतना आ गया। बस अब हमको इस बार एम्पलीट्यूड कब पूछा है बताओ? एट x इक्वल टू 7/3 पर पूछा है, तो उसके लिए सिंपली एम्पलीट्यूड वाले एक्सप्रेशन में x की जगह 7/3 चिपका देंगे। तो बताओ इस पोजीशन पर एम्पलीट्यूड कितना होगा? a sin पाई बाय 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 7/3। अरे यार जगह खत्म हो गई, मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ? a sin 7 पाई बाय 6, तो मैं लिख देता हूँ, इधर जगह खत्म हो गई, यहाँ लिख देता हूँ। ये तो हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड एट x इक्वल टू 7/3 पर ही देखना था ना, तो x इक्वल टू 7/3 पर एम्पलीट्यूड कितना आ गया? a sin 7 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 6 ये लिख सकते हैं। तो बस अब सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ इस पोजीशन पर एम्पलीट्यूड कितना होगा? a sin पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये तुमको पता होगा कि पाई प्लस पाई बाय 6 से मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना? और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? माइनस साइन पाई बाय 6, मतलब a इंटू माइनस हाफ। बस ये जो है x इक्वल 7/3, इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड कितना होगा? -a/2, लेकिन एम्पलीट्यूड नेगेटिव होने का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, हमको तो एम्पलीट्यूड के मॉडुलस से मतलब है। तो इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड का मॉडुलस कितना हो जाएगा? a/2। तो ध्यान रखना कि जो सेकंड पार्ट बताया वो केवल जे एडवांस के लिए है। अगर मेडिकल का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो सेकंड पार्ट को मत करना, वरना सदमा लग जाएगा तुमको। हाँ बच्चों, अभी हमने पूरा क्वेश्चन तो कर लिया। बहुत सारे हमने मूर्खों टाइप से मैथमेटिक्स भी लगा दी। ये लेकिन ध्यान रखना, ये जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे हमको बस एक ही सबक मिल गया
कि स्टैंडिंग वेव के किसी भी क्वेश्चन में अगर लूप की इंफॉर्मेशन हो तो बस ध्यान रखना कि लूप की इंफॉर्मेशन जो होती है वो लैम्बडा के लिए होती है, बस लूप से लैम्बडा निकालते हैं, दैट्स ऑल, है ना। अब देखो, अब इसी का एक क्वेश्चन मैं तुमको पूछ रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ये देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई फिक्स फिक्स वायर है, दिख रहा है ना, इधर से भी फिक्स और इधर से फिक्स हो तो उसको फिक्स फिक्स वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार भी हमको दे रखा है कोई फिक्स फिक्स वायर है, इसकी लेंथ एल है, लीनियर मास डेंसिटी म्यू और वायर में टेंशन टी दे रखी है, ठीक है। अब इसमें भी हमने स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट की है और इस बार स्टैंडिंग वेव के कारण वायर एक दो लूप की जगह इस बार एन लूप में वाइब्रेट कर रहा है ना, हमको दे रखा है स्टैंडिंग वेव्स के कारण पूरा वायर एन लूप में वाइब्रेट कर रहा है। तो इस बार वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद इसको ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा, देख लेते हैं ध्यान से। तो ये हमको दे रखा है कोई फिक्स फिक्स वायर है जो दोनों तरफ से फिक्स है। इसकी लेंथ एल, लीनियर मास डेंसिटी म्यू और टेंशन टी दे रखी है। स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट किए हैं जिसके कारण ये पूरा पूरा वायर एन लूप में वाइब्रेट कर रहा है। तो वायर के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। देखो, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ जाएगा ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ जाएगा कि बताओ, लूप की जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे लैम्डा निकाल लेंगे, टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल लेंगे और उससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ये तो स्किल ये होगी यार कि लूप के बेसिस पे लैम्डा निकालेंगे, टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल लेंगे और लैम्डा और वेलोसिटी आ गई तो उससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वैसे ही करते हैं, चलो। सबसे पहले लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालते हैं। ये तो वही लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालने का मैंने सेट तरीका बताया था ना। ये तो हमको अच्छे पता है कि बताओ एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 2, है ना, वही अपना तरीका तो हमको पता है कि एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 2। तो इस बार ऐसे ऐसे एन लूप है तो एन लूप की लेंथ कितनी होगी, एन लैम्डा बाय 2 और हमको इसकी टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, एल। तो इससे लैम्डा कितना आ गया, 2l बाय एन। तो बताओ, लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया, फिर टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो हमको अच्छे पता है कि स्ट्रिंग वेव की वेव वेलोसिटी कितनी होती है, रूट टी बाय म्यू। बस आराम से बताओ कि लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया और टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल ली, तो इससे हम ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f इक्वल टू v बाय लैम्डा। बस बताओ, v तो वेव वेलोसिटी, वो तो रूट टी बाय म्यू अपन लैम्डा कितना है, 2l बाय एन। फिर डिवाइड करेंगे तो इसके ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, n बाय 2l रूट टी बाय म्यू, है ना। मतलब हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि कोई भी वायर अगर एन लूप में वाइब्रेट कर रहा हो तो उसके ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एन बाय 2l रूट टी बाय म्यू। और ध्यान रखना कि ये जो रिजल्ट है वो कोई मामूली रिजल्ट नहीं है। ये कई लोगों को तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये रिजल्ट कोई मामूली रिजल्ट नहीं है। इसका स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। इस वेव के चैप्टर का मैजिकल फॉर्मूला है ना। तो बस इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि कोई भी वायर एन लूप में वाइब्रेट करे तो उसकी सॉरी, कोई वायर एन लूप में वाइब्रेट करे तो उसकी ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी एन बाय 12 रूट टी बाय म्यू। तो बस अब वायर कितने भी लूप में वाइब्रेट करे उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तुम बताओ कि अगर पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट टी बाय म्यू। पूरा वायर दो लूप में वाइब्रेट करे तो फ्रीक्वेंसी 2/12 रूट टी बाय म्यू। वायर 10 लूप में वाइब्रेट करे तो फ्रीक्वेंसी 10/12 रूट टी बाय म्यू। या 13 लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 13/12 रूट टी बाय म्यू। ऐसे ही बताओ कि स्टैंडिंग वेव के कारण कोई वायर आधे लूप में वाइब्रेट करे तो एन का काम कौन करेगा, हाफ। तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी आधा बाय 12 रूट टी बाय म्यू। ऐसे स्टैंडिंग वेव के कारण कोई वायर डेढ़ लूप में वाइब्रेट करे तो एन का काम डेढ़ करेगा, तो इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 1/2/12 रूट टी बाय म्यू। और ढाई लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5/12 रूट टी बाय म्यू। मतलब
अब ये वायर कितने भी लूप में वाइब्रेट करे उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो देखो जो आने वाला जो टॉपिक है उसका रिजल्ट तो तुमने पहले ही देख लिया। तो वायर कितने भी लूप में वाइब्रेट करे उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ना। बस अब हम अगला टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं, अगले टॉपिक का आंसर तुमने यही निकाल लिया। हाँ बच्चों देखो अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली। ये तो हमको पक्का पता चल गया कि कोई भी वायर अगर n लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी n/2L√T/μ। बस अब ये वायर चाहे कितने भी लूप में वाइब्रेट करे इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना। मतलब आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका रिजल्ट तो पहले से ही निकाल लिया है। मतलब वायर कितने भी लूप में वाइब्रेट करे उसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। तो बस अब हम एक बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। ठीक, देखते हैं कि अगर कोई फिक्स वायर हो तो उसके वाइब्रेशन के कौन-कौन से मोड होंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और दूसरा देखेंगे कि कोई फिक्स फ्री वायर हो तो उसके वाइब्रेशन के मोड ये देखते हैं। ठीक, चलो पहले हम देखते हैं कि अगर कोई फिक्स वायर हो तो उसके वाइब्रेशन के तरीके कौन से होते हैं, है ना। कोई फिक्स वायर हो तो इसके वाइब्रेशन के तरीके और मोड कौन से होते हैं। हर एक तरीके की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वो देखेंगे। और सबसे मेन चीज कि वाइब्रेशन के हर एक तरीके की नेमिंग होती है। इसको ओवरटोन में भी रिप्रेजेंट करते हैं और हार्मोनिक में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हर एक तरीके में फ्रीक्वेंसी कितनी हो तो निकाल चुके हैं। सबसे मेन चीज है कि वाइब्रेशन के हर एक तरीके की जो नेमिंग है वो खास है। तो पहले हम फिक्स वायर को स्टडी करते हैं। ये तो वही मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फिक्स वायर, मतलब अगर कोई फिक्स वायर है तो उसके वाइब्रेशन के कौन-कौन से तरीके होंगे, हर एक तरीके की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक तरीके का नेमिंग क्या होगा वो देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो और ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट बता रहा हूँ, वो पूरे वेव का सबसे आसान पार्ट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना? चाहे अपना जेईई का एग्ज़ाम हो या मेडिकल का एग्ज़ाम हो, इस वाले पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई वायर है जो इधर से भी फिक्स्ड है और इधर से भी फिक्स्ड है, दोनों तरफ से फिक्स है तो इस वायर को फिक्स वायर बोलेंगे। चलो इस वायर की लेंथ L है, टेंशन T है और इसकी लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ म्यू है ना। तो वही कि कोई फिक्स वायर है जिसकी टेंशन T, लेंथ L और लीनियर मास डेंसिटी म्यू है। अब उसमें स्टैंडिंग वेव क्रिएट कराई तो उसके कारण वायर वाइब्रेट करेगा। तो बस हमको देखना है कि अगर कोई फिक्स वायर हो, यहाँ बनाता हूँ चलो, है ना? तो हमको देखना है कि अगर कोई फिक्स वायर हो तो उसके वाइब्रेशन के कौन-कौन से तरीके, मतलब वाइब्रेशन के कौन-कौन से मोड होंगे वो देखना है। ठीक है, तो देखो इसको देखने का तरीका, है ना? इसको देखने का सेट मेथड होता है। ये तुम बताओ कि वायर इधर से भी फिक्स्ड है मतलब यहाँ भी निश्चित नोड बनेगा, या नहीं बोल सकते हैं कि ये सिरा फिक्स है मतलब यहाँ भी निश्चित नोड बनेगा और ये वाला सिरा फिक्स है मतलब यहाँ भी निश्चित नोड बनेगा और बीच में कितने भी लूप बन सकते हैं। है तो इस टाइप से होते हैं यार। ये सिरा फिक्स है मतलब यहाँ भी निश्चित नोड, ये सिरा भी फिक्स है मतलब यहाँ भी निश्चित नोड बनेगा और बीच में कितने भी लूप बन सकते हैं। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि होता है पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 3 लूप में वाइब्रेट कर सकता है। इस तरह से वाइब्रेशन के इसके बहुत सारे तरीके होंगे। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं। ये सिरा फिक्स है मतलब यहाँ भी नोड, ये सिरा फिक्स है मतलब इधर भी नोड और बीच में कितने भी लूप बन सकते हैं ना। तो इस तरह से बताया पूरा वायर ऐसे एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 3 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 4 लूप, 5 लूप ऐसे इसके वाइब्रेशन के इनफाइनाइट तरीके होंगे, मतलब इसकी इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तुम बताओ इंटीजर नंबर ऑफ लूप ही बनेंगे। बताओ क्या है? ठीक बताओ क्या इसमें 1.5 लूप बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बन सकते। इधर भी नोड है, इधर भी 2, सॉरी, इधर भी नोड बन रहा है और इधर भी नोड बन रहा है तो पक्का है कि इसमें इंटीजर नंबर ऑफ लूप ही बनेंगे। 1.5 लूप, 2.5 लूप ये सब बन ही नहीं सकते ना। तो पक्का बोल सकते हैं इधर भी नोड बनेगा और उधर भी नोड बनेगा तो इस तरह से पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप में, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, ऐसे-ऐसे इसके वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब इनफाइनाइट तरीके होंगे और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ भी होगी। तो बस इसके वाइब्रेशन के
सारे तरीके देखते हैं। तो चलो, है ना? वही फिक्स वायर है। सबसे पहले इसके वाइब्रेशन का सबसे पहला तरीका है, सबसे फंडामेंटल तरीका देखते हैं। तो तुम बताओ कि इसके वाइब्रेशन का सबसे पहला तरीका वो होगा जिसमें पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट करे, है ना? 1, 2, 3 कितने ही बन सकते हैं ना। तो बताओ इसके वाइब्रेशन का सबसे पहला या सबसे आसान तरीका वो होगा जिसमें पूरा वायर ऐसे एक लूप में वाइब्रेट करे। और तुम सोच के बताओ कि पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट करे, तो ये इस फिक्स वायर के वाइब्रेशन का सबसे आसान या फंडामेंटल तरीका होगा। इस तेज को फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन बोलते हैं, है ना? ध्यान रखना कि हर किसी के वाइब्रेशन का सबसे आसान या सबसे फंडामेंटल तरीका होता है, उसको फंडामेंटल मोड बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि वायर अगर एक लूप में वाइब्रेट करे तो ये इसके वाइब्रेशन का सबसे पहला या सबसे आसान तरीका होता है या सबसे फंडामेंटल तरीका होता है। इस तेज को फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन बोलते हैं। ये हो गया। चलो, अब हम देखते हैं कि ये पूरा वायर इस तरीके से वाइब्रेट करे, मतलब प्योरली एक लूप में वाइब्रेट करे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है ना? तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं ना, है ना? यही हमको पता है कि बताओ पूरा वायर एन लूप में वाइब्रेट करे तो फ्रीक्वेंसी n/2L रूट टी बाय म्यू। इस बार पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट करा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाय म्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में इसको डिराइव करने को बोलता है, तो चलो एक बार मूर्खों टाइप से इसकी फ्रीक्वेंसी को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो डिराइव करने का वही तरीका है कि बता लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालेंगे और टेंशन से वेव वेलोसिटी निकालेंगे, उससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। चलो, पहले लूप के बेसिस पर लैम्डा, तो तुम बताओ कि इस बार एक ही लूप बन रहा है और एक लूप की लेंथ कितनी होती है? λ/2। ये क्या हो रहा है? मैंने बताया इस बार एक ही लूप बन रहा है और एक लूप की लेंथ λ/2 होती है और इस बार इसकी लेंथ L दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो λ = 2L है, तो बताने की जरूरत नहीं है। इस बार एक ही लूप बन रहा है, एक लूप की लेंथ λ/2 होती है और इस बार इसकी लेंथ L दे रखी है, तो that should be equal to L, तो इससे λ = 2L आ गया। लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया। फिर टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो हमको पता है कि वेव वेलोसिटी तो कितनी होती है? सिंपली रूट टी बाय म्यू। बताओ, लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया, टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाली, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? v = f लैम्डा। तो ट्रांसफर करेंगे तो f = v बाय लैम्डा। तो बताओ सॉल्व करेंगे तो f = v तो कितना है? रूट टी बाय म्यू, अपन लैम्डा कितना है? 2L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाय म्यू आ गई है। तो बस वही तरीका कि लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया, टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल ली और v = f लैम्डा से इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली। तो बताओ इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1/2L रूट टी बाय म्यू। और तुम बताओ कि सबसे पहले तरीके की या सबसे फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हर बार जो सबसे पहले तरीके की या फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये बोलते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में F1 बोलते हैं। ठीक है, बस ये फिक्स वायर के फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी या F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? अब देखो, अब इसमें एक मूर्खता भरा काम करते हैं। तो तुम बताओ कि इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना? तुम बताओ कि इस बार वायर के ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है मतलब 1 टाइम से है और 1 टाइम से इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 1 टाइम से इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। ये तो हार्मोनिक का कंसेप्ट ये होता है यार। ध्यान रखना कि किसी भी मोड सॉरी ध्यान रखना कि किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स होती है उसको हार्मोनिक बोलते हैं। तो बताओ
इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब 1 टाइम्स है, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक। अगर कभी है ना किसी मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है तो सेकंड हार्मोनिक, अगर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक, है ना? तो बस इस बार फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब 1 टाइम्स है, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। तो ये वाइब्रेशन का सबसे पहला तरीका। हाँ, ये तो फिक्स फिक्स वायर के वाइब्रेशन का पहला तरीका देख लिया। अब इसके वाइब्रेशन का अगला तरीका देखते हैं। तो तुम बताओ, ये पहला तरीका वो था जिसमें पूरा पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट कर रहा था। तो बताओ, वाइब्रेशन का दूसरा तरीका वो होगा जिसमें पूरा पूरा वायर दो लूप में वाइब्रेट करे, है ना? बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन का अगला तरीका वो होगा जिसमें पूरा पूरा वायर ऐसे दो लूप में वाइब्रेट करे। और चलो तुम बताओ कि ये वाइब्रेशन का सबसे आसान तरीका था और ये वाइब्रेशन का पहला कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। तो पहला कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। है, तो ये ध्यान रखना कि फिक्स फिक्स वायर के वाइब्रेशन का ये सबसे आसान तरीका था और ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है। तो पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। पहला मतलब फर्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड मतलब ओवर और तरीका मतलब टोन। तो बस ये इस वायर के वाइब्रेशन का पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है? तो देखो, ये वाली चीज वैसी ही है जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक है? तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बताओ, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो सबसे स्टेबल ऑर्बिट होती है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं और पहला अनस्टेबल स्टेट होता है उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सबसे स्टेबल स्टेट होती है उसको ग्राउंड स्टेट और पहली, है ना, पहली अनस्टेबल स्टेट होती है उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो वैसे यहाँ भी वही है कि वाइब्रेशन का जो सबसे आसान तरीका है वो उसको फंडामेंटल मोड बोलते हैं, वो ग्राउंड स्टेट के सिमिलर है। और पहला कॉम्प्लिकेट तरीका होता है उसको फर्स्ट ओवरटोन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के सिमिलर है। तो बस अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल सकते हैं कि फिक्स फिक्स वायर के वाइब्रेशन का ये सबसे आसान तरीका था और ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वायर प्योरली इस तरीके से वाइब्रेट करे, मतलब प्योरली दो लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो वैसे तो हमको आंसर पहले से ही पता है ना, हमको रटा हुआ है कि वायर एन लूप में वाइब्रेट करे तो फ्रीक्वेंसी n बाय 2l रूट टी बाय म्यू। इस बार वायर दो लूप में वाइब्रेट करा है तो फ्रीक्वेंसी 2 बाय 2l रूट टी बाय म्यू होगी, हमको पहले से ही पता है। लेकिन चलो, स्कूल के एग्जाम में डिराइव करने को बोलता है, इसलिए इसको भी मूर्खों टाइप से डिराइव कर लेते हैं। तो बस डिराइव करने का वही तरीका कि बताओ, लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालेंगे और टेंशन से वेव वेलोसिटी। पहले लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि बताओ एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 2। इस बार ऐसे ऐसे दो लूप बन रहे हैं तो टोटल लेंथ 2 लैम्डा बाय 2, है ना? वही एक लूप की लेंथ लैम्डा बाय 2, ऐसे ऐसे दो लूप बन रहे हैं तो टोटल लेंथ 2 लैम्डा बाय 2 और इसकी टोटल लेंथ एल दे रखी है। ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा 2l बाय 2 आ गया, है ना? वैसे तो एल भी लिख सकते हैं लेकिन इसको इन सब के सिमिलर दिखाना है, इसलिए लैम्डा को 2l बाय 2 लिख देते हैं। हाँ, बताओ, लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया। अब टेंशन से वेव वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमको पता है कि स्ट्रिंग वेव वेलोसिटी तो हमेशा रूट टी बाय म्यू होती है। बस लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया, टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल ली, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं ना। तो हमको पता है कि इनमें रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो F इक्वल टू वी बाई लैम्डा। ये क्या हो रहा है यार? तो वही कि V इक्वल टू एफ लैम्डा, तो F इक्वल टू वी बाई लैम्डा। तो V तो कितना है, रूट टी बाय म्यू, अपन लैम्डा कितना है 2l बाय 2। इसका डिवाइड करोगे तो बताओ इस बार फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी यार? 2 बाय 2l रूट टी बाय म्यू आएगी। तो वो तो हमको इस जादुई फॉर्मूले से पहले से पता था लेकिन निकाल ली। तो इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी 2 बाय 2l रूट टी बाय म्यू आ गई। अब चलो तुम बताओ कि फिक्स फिक्स वायर के, तुम बताओ कि फिक्स फिक्स वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो 1 बाय 2l रूट टी बाय म्यू होती है और इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी 2 बाय 2l रूट टी बाय म्यू आ गई। मतलब
इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स आ गई। और तुम बताओ कि इस मोड में वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है, इस केस को क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे, ठीक है। बस ये मैंने बताया था कि हार्मोनिक मतलब किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स है उसको हार्मोनिक बोलते हैं। बस इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स है, इसलिए इसको सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे। बस मेरे ख्याल से अब तुमको हार्मोनिक और ओवरटोन में डिफरेंस पता चल गया होगा, है ना? ध्यान रखना। ये अब तुमको हार्मोनिक और ओवरटोन में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये तो ध्यान रखना कि हार्मोनिक तो बहुत सिंपल है, याद रखना। बस किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स होते हैं उसको हार्मोनिक बोलते हैं। तो हार्मोनिक तो सिंपल है, लेकिन ओवरटोन थोड़ी खतरनाक चीज है। ध्यान रखना कि ओवरटोन का मतलब कौन सा तरीका नहीं, कौन सा कॉम्प्लिकेट तरीका, या तुम्हारे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट। ये तो अब मेरे ख्याल से इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, तो याद रखना कि किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स होते हैं उसको तो हार्मोनिक बोलते हैं। और ओवरटोन थोड़ी खतरनाक चीज होती है। तो ओवरटोन का मतलब कौन सा तरीका नहीं होता है, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका या कौन सी एक्साइटेड स्टेट, उसको ओवरटोन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि इस फिक्स फिक्स वायर के वाइब्रेशन का और अगला तरीका देखते हैं। तो तुम बताओ कि पहला तरीका वो था जिसमें पूरा वायर एक लूप में वाइब्रेट करे। दूसरा तरीका वो था जिसमें पूरा वायर 2 लूप में वाइब्रेट करे। तो इसके वाइब्रेशन का तीसरा तरीका वो होगा जिसमें पूरा पूरा वायर 3 लूप में वाइब्रेट करे, है ना? तो वाइब्रेशन का अगला तरीका वो होगा जिसमें पूरा पूरा वायर 3 लूप में वाइब्रेट करे। और तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि फिक्स फिक्स वायर के वाइब्रेशन का ये सबसे आसान तरीका था, ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका था, और ये दूसरा कॉम्प्लिकेट तरीका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेकंड ओवरटोन। ये तो कंफ्यूज शायद नहीं हो। ये सबसे आसान, ये पहला कॉम्प्लिकेट, और ये इसके वाइब्रेशन का दूसरा कॉम्प्लिकेट तरीका है, इसलिए म्यूजिशियन की लैंग्वेज में इसको सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, ठीक है? ये देख लिया। चलो अब हम देखते हैं कि ये वायर प्योरली इस तरीके से, मतलब प्योरली 3 लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो इस बार भी इसको गधों टाइप से डिराइव कर सकते हैं कि लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालेंगे, टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाल लेंगे, और दोनों का डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये बेवकूफी करते करते पक गए हैं, तो इसमें तो अपना जादू का ही डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है? बस मैंने तुमको अभी, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई वायर n लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी n बाय 2l रूट टी बाय म्यू होती है। तो इस बार वायर 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बाय 2l रूट टी बाय म्यू। तो 2 बार बेवकूफी की, तीसरी बार बेवकूफी नहीं करेंगे, डायरेक्ट तो जादुई फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं ना। तो हमको पता है कि वायर n लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी n बाय 2l रूट टी बाय म्यू। इस बार 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी n की जगह 3 आ जाएगा, तो इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी 3 बाय 2l रूट टी बाय म्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है? तो बस तुम आराम से बताओ कि फिक्स फिक्स वायर के फंडामेंटल मोड की तो फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2l रूट टी, हमको पता है कि फिक्स फिक्स वायर की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2l रूट टी बाय म्यू होती है, और इस मोड में वायर की फ्रीक्वेंसी 3 बाय 2l रूट टी बाय म्यू है। मतलब इस केस में वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है, इसलिए इसको थर्ड हार्मोनिक ये बोलेंगे, ठीक है ना? तो बस इस टाइप से तुम आगे के मोड भी देख सकते हो, ठीक है? बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जो फिक्स फिक्स वायर है, हम पक्का बोल सकते हैं कि ये जो फिक्स फिक्स वायर है वो एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप, ऐसे इसके वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब इनफाइनाइट तरीके होंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है? बस अब इस वायर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी की पूरी सीरीज लिख सकते हैं ना। हाँ बच्चों, एक बात बताना भूल गया था, ये जो लिखा है उससे साफ-साफ पता चल रहा है कि जो फिक्स फिक्स वायर होता है उसमें सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ऐसे इवन हार्मोनिक भी होते हैं, और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसे ऑड हार्मोनिक भी होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो फिक्स फिक्स वायर होते हैं उसमें इवन और ऑड सारे हार्मोनिक होते हैं, ठीक है? तो बस
ये जो देखा उससे हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? ये जो किया उससे हम पक्का बोल सकते हैं कि जो फिक्स वायर है वो एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप में, 3 लूप में, 4 लूप में, 5 लूप में, इस तरह से इसके वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब इनफाइनाइट तरीके होंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो चलो अब हम ऐसा करते हैं कि इस फिक्स वायर के यानी इस फिक्स वायर की सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। है ना? तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की पूरी सीरीज लिख देते हैं। तो बस हम बोल सकते हैं कि फिक्स वायर के वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होंगे, तो बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी। तो हमको पता है कि अगर एक लूप में वाइब्रेट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट टी बाय म्यू, 2 लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2/12 रूट टी बाय म्यू, 3 लूप में वाइब्रेट करे तो 3/12 रूट टी बाय म्यू और ऐसे n लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी n/12 रूट टी बाय म्यू। तो इसके वाइब्रेशन के बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट तरीके होंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, चलो एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इसकी जो फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको शॉर्ट फॉर्म में F1 बोलते हैं। तो तुम बताओ कि इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी F1, तो अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स मतलब 2F1, अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स मतलब 3F1, 4F1, 5F1 ऐसे एनवी नेचुरल फ्रीक्वेंसी NF1 होगी। तो यहाँ से वापस देख सकते हैं कि बताइए इस बार सेकंड, फोर्थ, है ना? इस बार सेकंड, फोर्थ मतलब इवन हार्मोनिक भी है और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसे ऑड हार्मोनिक भी है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं कि अगर कभी भी कोई फिक्स वायर हो तो उसमें इवन और सारे टाइप के हार्मोनिक होंगे। सही है ना? तो ये इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की पूरी सीरीज लिख दी बस। अब अगर तुमको कोई भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे तो बता सकते हो ना? हाँ बच्चों, अब इसमें तुमको डराने के लिए कोई भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे बता सकते हो ना? जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि वही फिक्स वायर है, तो इस फिक्स वायर के फिफ्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। सोच लिया ना? ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। तो वही फिक्स वायरस के फिफ्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, तो बस हार्मोनिक शब्द सुनते ही खुश हो जाना। ये तो अच्छे ध्यान रखना। इस बार फिफ्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, इस बस फिफ्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है, मतलब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 5 टाइम। ये तो हार्मोनिक शब्द सुनते ही खुश हो जाना कि बस किसी भी मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने टाइम्स होते हैं उसको हार्मोनिक बोलते हैं। इस बार फिफ्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 5 टाइम्स होगी। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, तो फिफ्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5F1, या डिटेल में लिखें तो 5/12 रूट टी बाय म्यू। है ना? कोई एट्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि एट्थ हार्मोनिक पर तो उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 8 टाइम्स होगी, मतलब 8F1, या डिटेल में लिखें तो 8/12 रूट टी बाय म्यू। तो हार्मोनिक तो बहुत इजी होता है। ठीक है, अब चलो, अब आगे पूछा है कि वही फिक्स वायर है, इसके थर्ड ओवरटोन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है, बताओ कितनी होगी? देख लेते हैं। तो इसकी थर्ड ओवरटोन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है, ध्यान रखना कि ओवरटोन थोड़ी खतरनाक चीज होती है ना? तो बस थर्ड ओवरटोन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो इसमें हमको काउंट करना होगा, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो इस बार हमको काउंट करना होगा। तो बस तुम आराम से बताओ कि ये सब, है ना, वाइब्रेशन का सबसे आसान तरीका है, ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है, ये दूसरा कॉम्प्लिकेट तरीका और ये तीसरा कॉम्प्लिकेट तरीका है। बस तुम बताओ कि तीसरा कॉम्प्लिकेट तरीका या थर्ड ओवरटोन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 4F1, या डिटेल में 4/12 रूट टी बाय म्यू। तो याद रखना कि हार्मोनिक तो बहुत सिंपल है, ओवरटोन पूछे तो हमको काउंट करना होगा। तो थर्ड ओवरटोन मतलब तीसरा कॉम्प्लिकेट तरीका, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 4F1 है, तो इसको 4/12 रूट टी बाय म्यू बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो, इसमें एक चीज मैंने जानबूझ कर छुपा कर रखी थी, अब राइट टाइम में इसको देख सकते हैं। ये तो देखो, मैंने अभी बताया, है ना? मैंने अभी बताया कि ये फिक्स वायर एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 3 लूप, 4 लूप, ऐसे करने को तो कितने भी लूप में वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन किसी भी गिवन सिचुएशन में वायर एक्चुअली कितने लूप में वाइब्रेट करेगा वो देखना है? तो तुम ध्यान रखना, ये फिक्स वायर एक लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 लूप, 3 लूप, इस तरह से
करने को तो कितने भी लूप में वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी गिवन सिचुएशन में ये एक्चुअली कितने लूप में वाइब्रेट करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इसको वाइब्रेट कराने वाले सोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क पर डिपेंड करता है? तो ये ध्यान रखना कि कोई भी वायर एक्चुअली कितने लूप में वाइब्रेट करता है, वो एक्चुअली इसको वाइब्रेट कराने वाले सोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क पे डिपेंड करता है ना? और तुम सोच सकते हो कि सोर्स या इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाय म्यू इसके बराबर हो जाए तो ये ट्यूनिंग फॉर्क इसके फर्स्ट हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में होगा, तो फर्स्ट हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अब वायर प्योरली फर्स्ट हार्मोनिक में मतलब एक लूप में वाइब्रेट करेगा, है तो ध्यान रखना कि कितने लूप में वाइब्रेट करेगा वो इसको वाइब्रेट कराने वाले सोर्स मतलब ट्यूनिंग फॉर्क पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाय म्यू के बराबर हो गई तो ट्यूनिंग फॉर्क इस वायर के फर्स्ट हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा तो बस अब इसका फर्स्ट हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वायर प्योरली फर्स्ट हार्मोनिक में मतलब प्योरली एक लूप में वाइब्रेट करेगा। ऐसे बताओ कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 2/2L रूट टी बाय म्यू के बराबर हो तो अब ट्यूनिंग फॉर्क इस वायर के सेकंड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, तो अब इसका सेकंड हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वायर प्योरली सेकंड हार्मोनिक में मतलब दो लूप में वाइब्रेट करेगा और ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 3/2L रूट टी बाय म्यू के बराबर हो तो अब ट्यूनिंग फॉर्क इसके थर्ड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में होगा, तो अब इसका थर्ड हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अब वायर प्योरली थर्ड हार्मोनिक मतलब तीन लूप में वाइब्रेट करेगा। तो ये ध्यान रखना कि करने को तो वायर कितने भी लूप में वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन किसी भी गिवन सिचुएशन में एक्चुअली कितने लूप में वाइब्रेट करेगा वो इसको वाइब्रेट कराने वाले सोर्स पे डिपेंड करता है, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क पे डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिकल चीज भी बता दी। हाँ बच्चों देखो अभी हमने फिक्स वायर के वाइब्रेशन के मोड और नेचुरल फ्रीक्वेंसी देख ली, और ध्यान रखना कि अब फिक्स वायर का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो इसमें बस हमको केवल दो ही चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि फिक्स वायर की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/2L रूट टी बाय म्यू, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि फिक्स वायर में इवन और सारे हार्मोनिक होंगे, है ना? तो ये ध्यान, बाकी अगर भूल जाओ तो इसको फटाफट डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें याद रखनी है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ तो देखो अभी तो हमने फिक्स वायर के वाइब्रेशन के मोड देखे, और अपनी एनसीईआरटी की बुक में ये फिक्स वायर के वाइब्रेशन के बारे में दे रखा है, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी के आते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर कोई फिक्स नहीं हो, फिक्स फ्री वायर हो, तो उसके वाइब्रेशन के मोड और इसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो एक बार देख लेते हैं, है ना? अब तो उसको इजीली कर सकते हैं। चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई टाइट वायर है जिसकी लेंथ L, लीनियर मास डेंसिटी म्यू और टेंशन T है, और देखो इस बार वायर है ना, इधर से तो हमने रिजिड वॉल लगा दी है, मतलब वायर इधर से तो फिक्स है, और इधर हमने स्लाइडिंग सपोर्ट लगा दिया है, मतलब फ्री एंड है। बस देखते ही बताओ कि इस बार वायर का एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है तो इस टाइप के वायर को हम क्या बोलते हैं? फिक्स फ्री वायर बोलते हैं। तो इस बार कोई फिक्स फ्री वायर है, सॉरी, तो इस बार कोई फिक्स फ्री वायर है। इसके वाइब्रेशन के मोड मतलब तरीके कौन कौन से होंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी होंगी वो देखना है तो देखो इसको भी देखने का वही तरीका है, तुम बताओ कि बताओ ये सिरा फिक्स है, मतलब यहाँ निश्चित नोड बनेगा, है ना? आपको पता है कि ये सिरा फिक्स है मतलब निश्चित नोड बनेगा, और ये सिरा फ्री है मतलब निश्चित एंटी नोड बनेगा, और बीच में कितने भी लूप बन सकते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे देखते हैं ये सिरा फिक्स है मतलब निश्चित नोड, और ये सिरा फ्री है मतलब निश्चित एंटी नोड बनेगा और बताओ बीच में कितने भी लूप बन सकते हैं, तो इस तरह से बताओ ये पूरा वायर, इस तरह से बताओ कि पूरा वायर इसे आधे लूप में वाइब्रेट कर सकता है, या फिर 1.5 लूप में वाइब्रेट कर सकता है, या फिर 2.5 लूप में, 3.5 लूप, 4.5 लूप इस तरह से इसके भी वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होंगे और बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी, है तो ये ध्यान रखना कि फिक्स है मतलब नोड,
फ्री मतलब एंटी नोड और बीच में कितने भी लूप बन सकते हैं, तो इस टाइप से ये पूरा वायर आधे लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 1 एंड हाफ 2 एंड हाफ, लेकिन हाफ तो जरूर आएगा, इंटीजर नंबर ऑफ लूप तो बन ही नहीं सकते। तुम बताओ, एक तरफ नोड है और दूसरी तरफ एंटी नोड है, मतलब हाफ तो जरूर आएगा, इंटीजर नंबर ऑफ लूप तो बन ही नहीं सकते। तो इस टाइप से इसके भी वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। बस इसके भी वाइब्रेशन के हम सारे तरीके देखते हैं। चलो सबसे पहले फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन का सबसे पहला तरीका देखते हैं। तो तुम बताओ कि इसके वाइब्रेशन का सबसे पहला या सबसे फंडामेंटल तरीका वो होगा जिसमें पूरा वायर ऐसे आधे लूप में वाइब्रेट करे, है ना, बोल सकते हैं। इसके वाइब्रेशन का सबसे पहला या सबसे आसान तरीका वो होगा जिसमें पूरा वायर ऐसे आधे लूप में वाइब्रेट करे। और तुम बताओ कि ये फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन का सबसे पहला या सबसे आसान तरीका है, इसलिए इसको फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन बोलेंगे, है ना। पहले ही बताया था कि हर किसी के वाइब्रेशन का सबसे पहला या सबसे आसान जो तरीका होता है उसको फंडामेंटल टोन बोलते हैं। तो बस बोल सकते हैं कि अगर ये आधे लूप में वाइब्रेट करे तो ये फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन का सबसे आसान या फंडामेंटल तरीका है, इसलिए इसको फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन बोलेंगे, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कि वायर प्योरली इस तरीके से वाइब्रेट करे, मतलब आधे लूप में वाइब्रेट करे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है ना। तो वैसे तो मैंने, है ना, वैसे तो पहले तुमको क्लियरली बताया था कि कोई भी वायर एन लूप में वाइब्रेट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी n/2l रूट टी बाय म्यू होती है। तो इस बार ये वायर आधे लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी आधा बाय 2l रूट टी बाय म्यू हो जाएगी। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, सही है ना, कि आधे लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आधा बाय 2l रूट टी बाय म्यू, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में डिराइव करने को बोलता है तो एक बार इसको मूर्खों टाइप से डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस डिराइव करने का वही तरीका कि बताओ लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालेंगे और टेंशन से वेव वेलोसिटी निकालेंगे। चलो सबसे पहले लूप के बेसिस पर लैम्डा, तो हमको अच्छे पता है कि एक लूप की लेंथ लैम्डा बाय 2 होती है, तो इस बार आधा लूप बन रहा है, तो आधे लूप की लेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय 4, और इस बार वायर की कुल लेंथ एल दे रखी है, तो इससे लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 4l। तो लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया। फिर टेंशन से वेव वेलोसिटी निकालेंगे, तो हमको पता है कि स्ट्रिंग वेव की वेव वेलोसिटी तो हमेशा रूट टी बाय म्यू होती है। तो बस लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया, टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाली, तो इससे हम ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो v तो कितना है, रूट टी बाय म्यू अपन लैम्डा 4l। तो बताओ इस बार इसके ऑस्किलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1/4l रूट टी बाय म्यू इतनी आ गई, ठीक। और चलो तुम देख के बताओ, है ना, देख के बताओ कि ये फिक्स फ्री वायर के फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है। तो बताया था ये सबसे पहले तरीके किया फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फिक्स फ्री वायर के फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब F1 ये बोलेंगे। और देखो इसमें भी, है ना, इसमें भी वो मूर्खता भरी चीज देख सकते हैं। तो बताओ इस बार, है ना, बताओ इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, बताओ इस केस में वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब 1 टाइम से है ना, वो बोल सकते हैं इस बार इस वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब 1 टाइम से है। 1 टाइम से इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक ये बोलेंगे। तो बस इसको फंडामेंटल मोड बोलेंगे, या इस बार फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, मतलब 1 टाइम्स है, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। बस चलो अब इस फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन का दूसरा तरीका देखते हैं। तो तुम बताओ कि इसके वाइब्रेशन का पहला तरीका वो था जिसमें पूरा वायर आधे लूप में वाइब्रेट करा था। तो बताओ वाइब्रेशन का अगला तरीका वो होगा जिसमें पूरा वायर 1.5 लूप में वाइब्रेट करे। तुम बताओ कि फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन का ये तो सबसे आसान तरीका था,
और ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है, तो पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन, मैंने बताया था मैंने। तो फिक्स्ड वायर के वाइब्रेशन का ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका है, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। पहला मतलब फर्स्ट, कॉम्प्लिकेट मतलब ओवर और तरीका मतलब टोन, तो इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। चलो अब हम देखते हैं कि वायर प्योरली इस तरीके से वाइब्रेट करे, मतलब 1.5 लूप में वाइब्रेट करे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो देखो वैसे तो इस जादुई फॉर्मूले से इसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमको पता है कि वायर n लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी n/2l रूट t बाय म्यू। तो इस बार वायर डेढ़ लूप में वाइब्रेट कराए तो n की वैल्यू डेढ़ रख देंगे, तो इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2/2l रूट t बाय म्यू मतलब 3/4l रूट t बाय म्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन चलो इसको भी एक बार मूर्खों टाइप से डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव करने का वही तरीका कि लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालेंगे और टेंशन से वेव वेलोसिटी। बस पहले लूप के बेसिस पर लैम्डा निकालते हैं। तो बताओ इस बार वायर 1.5 लूप में वाइब्रेट कर रहा है ना, तो बताओ जो कंप्लीट लूप है इसकी लेंथ λ/2 और ये जो आधा लूप है उसकी लेंथ λ/4। तो बताओ टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? λ/2 प्लस λ/4 मतलब 3 λ/4 और टोटल लेंथ l दे रखी है। तो इससे सॉल्व करोगे तो λ4l/3 आएगा। बताओ लूप के बेसिस पर लैम्डा निकाल लिया और टेंशन से वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी तो हमेशा रूट टी बाय म्यू होती है। बस लूप के बेसिस पर लैम्डा और टेंशन से वेव वेलोसिटी निकाली, तो इससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। बताओ वही v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f इक्वल टू v बाय लैम्डा, तो v तो रूट टी बाय म्यू ओपन लैम्डा 4l/3। इसको सॉल्व करोगे तो इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी 3/4l रूट टी बाय म्यू आ गई। अब बस तुम आराम से बताओ कि इस फिक्स्ड फ्री वायर की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो 1/4l रूट टी बाय म्यू थी और इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी 3/4l रूट टी बाय म्यू है। मतलब इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है और वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 टाइम्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। बस तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि फिक्स फ्री वायर में फर्स्ट हार्मोनिक के बाद डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक आ गया, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि फिक्स फ्री वायर में फर्स्ट और थर्ड मतलब केवल ऑड हार्मोनिक ही होंगे, बाकी इवन हार्मोनिक मिसिंग होंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है ना? तो हमने पढ़ा था ना, तो हमको पता है कि जो फिक्स फिक्स वायर होता है उसमें तो इवन और सारे हार्मोनिक होते हैं, लेकिन जो फिक्स फ्री वायर होता है उसमें केवल ऑड हार्मोनिक ही होते हैं, इवन हार्मोनिक मिसिंग होते हैं मतलब गायब होते हैं। ठीक, चलो अब इसके वाइब्रेशन का तीसरा तरीका देख लेते हैं। अब तो आराम से कर सकते हैं। तो बताओ इसके वाइब्रेशन का और अगला तरीका वो होगा जिसमें पूरा पूरा वायर 2.5 लूप पे वाइब्रेट करे, है ना? तो ये क्या आधा लूप, 1.5 लूप। तो इसके वाइब्रेशन का अगला तरीका वो होगा जिसमें पूरा पूरा वायर 2.5 लूप में वाइब्रेट करे। तो बस तुम बताओ कि फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन का ये सबसे आसान तरीका था, ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका और ये दूसरा कॉम्प्लिकेट तरीका है। तो बस ये इसके वाइब्रेशन का दूसरा कॉम्प्लिकेट तरीका है, इसलिए इसको म्यूजिशियन की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन। चलो अब देखते हैं कि वायर प्योरली इस तरीके से मतलब 2.5 लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है ना? तो बस उसके लिए सॉरी 2.5 लूप में वाइब्रेट करें तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो इसको भी हम मूर्खों टाइप से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन बेवकूफ करते करते पक गए। अब इसमें तो अपने जादुई फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कोई भी वायर एन लूप में वाइब्रेट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी n/2l रूट टी बाय म्यू होती है। इस बार वायर ढाई लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो n का काम कौन करेगा? ढाई मतलब 2.5, है ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं कि एन लूप में वाइब्रेट करे तो इसकी फ्रीक्वेंसी n/2l रूट टी बाय म्यू। इस बार ढाई लूप में वाइब्रेट कर रहा है तो इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी 2.5/2l रूट टी बाय म्यू, है ना? इसको सॉल्व करोगे तो 5/4l रूट टी बाय म्यू आएगा। तो बताओ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/4l रूट टी बाय म्यू और इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी 5/4l रूट टी बाय म्यू है। तो इस बार वायर की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 5 टाइम्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे?
फिफ्थ हार्मोनिक बस इस टाइप से पक्का बोल है ना, इस टाइप से हम पक्का बोल सकते हैं कि जो फिक्स वायर है वो, है ना, ये जो फिक्स वायर है वो आधे लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 1 एंड हाफ लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 2 एंड हाफ, 3 एंड हाफ, 4 एंड हाफ, 5 एंड हाफ, इस तरह से इसके भी वाइब्रेशन के बहुत सारे तरीके होंगे, मतलब इनफाइनाइट तरीके होंगे और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी भी इनफाइनाइट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी। बस इसकी भी सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की हम सीरीज लिख सकते हैं ना, है ना? तो इसके भी वाइब्रेशन के बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट तरीके होंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी। तो इस फिक्स फ्री वायर के भी सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो बस हम लिख सकते हैं कि फिक्स फ्री वायर एक सॉरी आधे लूप में वाइब्रेट करे तो फ्रीक्वेंसी 1/4L रूट टी बाय म्यू, डेढ़ लूप में वाइब्रेट करे तो 3/4L रूट टी बाय म्यू। तो इस तरह से इसकी भी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी। फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/4L रूट टी बाय म्यू, अगली 3/4L रूट टी बाय म्यू, अगली फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स होगी मतलब 5/4L रूट टी बाय म्यू, अगली 7 टाइम्स मतलब 7/4L रूट टी बाय म्यू, या जनरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर मतलब 2n-1/4L रूट टी बाय म्यू। तो इस तरह से इसकी भी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी। चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं कि फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में F1 बोल लेते हैं। तो अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स मतलब 3F1, अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स मतलब 5F1, फिर 7F1, 9F1, ऐसे जनरल नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर इंटू F1 मतलब 2n-1 इंटू F1, है ना? तो ये देख लिया, बस इससे साफ-साफ बोल सकते हैं। बताओ ये जो फिक्स फ्री वायर है उसमें फर्स्ट हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन हार्मोनिक, इस टाइप से इसमें केवल ऑड हार्मोनिक ही होंगे, इवन हार्मोनिक मिसिंग होंगे। तो ध्यान रखना, कंपैरेटिवली याद रखना कि फिक्स वायर में इवन ऑड सारे हार्मोनिक होते हैं, लेकिन फिक्स फ्री वायर में केवल ऑड हार्मोनिक ही होते हैं, इवन हार्मोनिक एब्सेंट होते हैं। ठीक? तो बस इसमें भी अगर तुमको कोई भी फ्रीक्वेंसी, है ना, फिक्स फ्री वायर की भी कोई भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे तो बता सकते हो। ये चलो मैं तुमको पूछ रहा हूँ, सबसे पहले पूछा है कि फिक्स फ्री वायर की नाइन्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। चलो सोच के बताओ कितनी होगी। चलो कर लिया होगा, है ना, तो कर सकते हैं ना। इस फिक्स फ्री वायर की नाइन्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे, बस हार्मोनिक शब्द सुनते हैं, है ना, हार्मोनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हार्मोनिक शब्द सुनते ही खुश हो जाना। तो ध्यान रखना कि नाइन्थ हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है, मतलब इस बार जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 9 टाइम्स होगी, पता है ना? तो ये नाइन्थ हार्मोनिक है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 9 टाइम्स होगी। तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 9F1, या डिटेल में लिखें तो 9/4L रूट टी बाय म्यू। ऐसे ही कोई 11th हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे तो बस इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 11 टाइम्स होगी, तो 11/4L रूट टी बाय म्यू ये कर सकते हैं। चलो अगला पूछा है कि फिक्स फ्री वायर इसके थर्ड ओवरटोन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना कि हार्मोनिक तो सिंपल है लेकिन ओवरटोन खतरनाक है। तो अगर इसके थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी है ना, तो ध्यान रखना कि ओवरटोन खतरनाक है, उसपे हमको गिनना पड़ेगा। बस उसके लिए फिक्स फ्री वायर की सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की सीरीज लिख देंगे और बस छोटे बच्चों टाइप से काउंट करेंगे कि बताओ ये वाइब्रेशन का सबसे आसान तरीका होगा, ये पहला कॉम्प्लिकेट तरीका होगा, ये दूसरा कॉम्प्लिकेट तरीका होगा और ये तीसरा कॉम्प्लिकेट तरीका होगा। तो बताओ तीसरे कॉम्प्लिकेट तरीके या थर्ड ओवरटोन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 7F1, या डिटेल में लिखें तो 7/4L रूट टी बाय म्यू। चलो अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इस बार भी फिक्स फ्री वायर है। इस बार हमको पूछा है कि इसके 8th हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? चलो सोच लिया होगा। देखो नॉर्मली तो मूर्ख लोग क्या करते हैं कि फिक्स फ्री वायर के 8th हार्मोनिक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, बस मूर्ख लोग ये करते हैं कि 8th हार्मोनिक सॉरी 8th हार्मोनिक है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 8 टाइम्स होगी मतलब 8F1, या डिटेल में 8/4L रूट टी बाय म्यू, ऐसा लिख करके सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। मैंने अभी तुमको चमका कर बताया था, है ना, अभी चमका कर बताया था कि फिक्स फ्री वायर में केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं, इवन हार्मोनिक मिसिंग होते हैं। तो 8th हार्मोनिक है, इवन इवन हार्मोनिक तो होगा ही नहीं, तो ध्यान रखना
कि फिक्स फ्री वायर में केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं, इवन हार्मोनिक एब्सेंट होते हैं ना, तो इस बार 8th हार्मोनिक होगा ही नहीं, है ना, 8th हार्मोनिक इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर देखो इसमें वही प्रैक्टिकल चीज है कि कोई फिक्स फ्री वायर है तो आधे लूप में वाइब्रेट कर सकता है, 1.5 2.5 इस टाइप से करने को तो कितने भी लूप में वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन किसी भी गिवन सिचुएशन में ये एक्चुअली कितने लूप में वाइब्रेट करेगा ये पूछा है था, मैंने बताया था कि करने को तो कितने भी लूप में वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन किसी भी गिवन सिचुएशन में ये एक्चुअली कितने लूप में वाइब्रेट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसको वाइब्रेट कराने वाले सोर्स पे डिपेंड करेगा, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखना कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 1/4L रूट टी बाई म्यू के बराबर हो गई, तो ट्यूनिंग फॉर्क इसके फर्स्ट हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस पे होगा, तो फर्स्ट हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वायर प्योरली फर्स्ट हार्मोनिक में मतलब आधे लूप में वाइब्रेट करेगा। वैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर 3/4L रूट टी बाई म्यू के बराबर हो गई, तो अब ट्यूनिंग फॉर्क इसके थर्ड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में होगा, तो थर्ड हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वायर प्योरली थर्ड हार्मोनिक में ऑस्किलेट करेगा। और अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 5/4L रूट टी बाई म्यू के बराबर हो गई, तो फिफ्थ हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, तो अब वायर प्योरली फिफ्थ हार्मोनिक में मतलब ढाई लूप में वाइब्रेट करेगा। हाँ बच्चों, अभी हमने फिक्स वायर और फिक्स फ्री वायर के वाइब्रेशन के सारे मोड देख लिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी देख ली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनका नेमिंग भी देख लिया। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फिक्स वायर और फिक्स फ्री वायर के नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हमको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, तो देखो आगे इतनी सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे फिक्स वायर, बस फिक्स वायर में भी हमको बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो फिक्स वायर की नेचुरल फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी भी कभी फिक्स वायर की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछे तो दिमाग में चित्र आना चाहिए, तो तुरंत चित्र आ जाएगा कि फिक्स वायर के फंडामेंटल मोड में एक लूप बनता है, इससे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाई म्यू होगी। और दूसरा है ध्यान रखना कि फिक्स वायर में इवन ऑड सारे हार्मोनिक होते हैं, तो ध्यान रखना कि आगे कभी फिक्स वायर का क्वेश्चन आ जाए तो बस तुरंत दिमाग में फोटो आना चाहिए, इसके फंडामेंटल मोड में एक लूप बनता है, इससे इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाई म्यू होगी, और उसमें इवन और सारे हार्मोनिक होते हैं, तो अगली फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स, अगली 3 टाइम्स, अगली 4 टाइम्स। और ऐसे ही कभी भी फिक्स फ्री वायर हो तो उसमें भी तुरंत चित्र आ जाना चाहिए कि फिक्स फ्री वायर के फंडामेंटल मोड में आधा लूप बनता है, इससे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ½ रूट टी बाई म्यू, मतलब 1/4L रूट टी बाई म्यू। और दूसरा है ध्यान रखना कि फिक्स फ्री वायर में केवल ऑड हार्मोनिक ही होते हैं, तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी है तो अगली फ्रीक्वेंसी इसकी 3 टाइम्स, अगली 5 टाइम्स और अगली 7 टाइम्स, है ना। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि फिक्स वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट टी बाई म्यू, और उसमें इवन और सारे हार्मोनिक। और फिक्स फ्री वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/4L रूट टी बाई म्यू, और उसमें केवल ऑड हार्मोनिक की होते हैं, दैट्स ऑल। अब देखो, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुमको दूंगा, ध्यान से देखना है ना। तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई वायर है, हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म वायर है, लेकिन ये फिक्स है या फिक्स फ्री है वो हमको नहीं दे रखा है, यानी इसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है, इसका मास 10 ग्राम मतलब 0.01 केजी है ना। फिक्स है या फिक्स फ्री है वो हमको नहीं दे रखा है, लेकिन इसकी कुछ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये फंडामेंटल से स्टार्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी कुछ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 315 हर्ट्ज, जस्ट अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 420, और जस्ट अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 525 हर्ट्ज। ऐसे इसकी कुछ कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बस सबसे पहले हमको देखना है कि इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है, फिर हमको देखना है कि ये वायर फिक्स होगा या फिक्स फ्री होगा वो डिसाइड करना है, और सबसे लास्ट में पूछा है कि इस वायर में टेंशन कितनी होगी वो देखना है ना। अभी तक तो लड्डू के टाइप से परोस करके स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूँ, लेकिन अपने जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें हमको डायरेक्ट टेंशन ही पूछेगा। स्टार्ट करते हैं। ये तो हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म वायर है, उसका मास, सॉरी उसकी लेंथ 1 मीटर, मास 0.01 केजी, तो इसके इस
ठीक है, इससे हम इसकी लीनियर मास डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो लीनियर मास डेंसिटी होगी वायर का मास अपन वायर की लेंथ, तो वायर का मास तो 0.01 केजी अपन लेंथ 1, तो इसका म्यू हो जाएगा 0.01 किलोग्राम पर मीटर। अब देखो ये वायर फिक्स है, फिक्स ट्री है, वो हमको नहीं दे रखा है, लेकिन इसकी कुछ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो फंडामेंटल से स्टार्ट होना जरूरी नहीं है। जैसे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 315 हर्ट्ज, जस्ट अगली 420 और जस्ट अगली 525 हर्ट्ज ये दे रखी है। तो बस हमको पूछा है कि इस वायर में टेंशन कितना होगा वो देखना है, ठीक है ना? तो है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी ध्यान रखना कि वेव के किसी भी क्वेश्चन में हमको कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो कसम खा लेना कि सबसे पहला काम करेंगे इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना? ध्यान रखना कि कभी भी हमको कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो सबसे पहले इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना? और तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि बताओ बाकी सारी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कुछ टाइम्स होती है ना? पता है कि बाकी सारी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ऐसे कुछ मल्टीपल होती हैं। तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सब का हाईएस्ट कॉमन होगा। या तो हम बोल सकते हैं कि बाकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ऐसी कुछ टाइम्स होती है, मल्टीपल होती हैं। तो बताओ ऑब्वियसली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। है तो आगे एक्सप्लेन कर सॉरी, ये ध्यान रखना कि आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आगे कसम खा लेना कि वेव के किसी भी क्वेश्चन में हमको कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो बस सबसे पहला काम करेंगे कि हम इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा इन सब का हाईएस्ट कॉमन। बस तुम बताओ ये 315, 420, 525 इन सब का हाईएस्ट कॉमन कितना होगा? 105 ये होगा, ठीक है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ा होगा शायद चौथी क्लास के सिलेबस में है। शायद तुमने चौथी क्लास पास की होगी, ठीक था? ये तो ये ध्यान रखना कि कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो बस सबसे पहले हम फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो इन सब का हाईएस्ट कॉमन होगा। तो साफ-साफ देख सकते हैं कि इन सब का हाईएस्ट कॉमन 105 हर्ट्ज। तुम बताओ, है ना कि 105 का 3 टाइम्स करेंगे तो 315, 4 टाइम्स करेंगे तो 420। बस याद रखना कि सबसे पहले फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो इन सब का हाईएस्ट कॉमन होगा। तो बताओ 315, 420, 320, 525 इन सब का हाईएस्ट कॉमन कितना होगा? 105 हर्ट्ज। बस इन सब का हाईएस्ट कॉमन 105 हर्ट्ज है। मतलब बोल सकते हैं कि इनकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 105 हर्ट्ज होगी। बस फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई, अब तो सारे पार्ट इजीली कर सकते हो। तो तुम सब बताओ कि इस बार फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन सब का हाईएस्ट कॉमन मतलब 105 हर्ट्ज आएगी। बस अब तुम देखते ही बता सकते हो, बताओ ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितने टाइम से? 3 टाइम से, मतलब थर्ड हार्मोनिक होगा। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 4 टाइम से, मतलब फोर्थ हार्मोनिक होगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 5 टाइम्स से, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक होगा। बस तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि बताओ ये, तुम देखते बताओ कि थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक। तो बताओ इस बार थर्ड और फिफ्थ मतलब ऑड हार्मोनिक भी है और फोर्थ मतलब इवन हार्मोनिक भी है। तो बताओ इस बार इवन और ऑड सारे हार्मोनिक प्रेजेंट हैं। बस हम लिख सकते हैं कि थर्ड फिफ्थ मतलब ऑड हार्मोनिक भी है और फोर्थ मतलब इवन हार्मोनिक भी है। तो बताओ इस बार है ना, इस बार इवन और ऑड सारे हार्मोनिक प्रेजेंट हैं। इवन और सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि ये जो वायर है वो फिक्स वायर होगा। बस तुम बताओ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी आ गई और ये फिक्स वायर होगा ये भी पता चल गया। बस अब तो इस वायर की फ्रीक्वेंसी की हम सारी सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है? तो बस तुम बताओ कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो 105 हर्ट्ज है और बताओ फिक्स वायर है मतलब इसमें सारे हार्मोनिक होंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज है। तो अगली फ्रीक्वेंसी इसकी 2 टाइम्स मतलब 210 हर्ट्ज। अगली फ्रीक्वेंसी इसकी 3 टाइम्स मतलब 315 हर्ट्ज। अगली इसकी 4 टाइम्स मतलब 420 हर्ट्ज। और ऐसे इसकी एनवी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 105 हर्ट्ज इंटू एन। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की पूरी सीरीज लिख दी। बस
अब हमको पूछा है कि वायर में टेंशन कितनी होगी वो देखना है, बस। अब हम किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताओ। फिक्स वायर पता चल गया ना, बस बताओ। अब टेंशन निकालने तो किसी भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फिक्स वायर है, मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को खोल करके 1/2L रूट टी बाई म्यू लिख सकते हो, या फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी को 2/2L रूट टी बाई म्यू, या तीसरी फ्रीक्वेंसी को 3/2L रूट टी बाई म्यू, किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबसे आसान होगा ना, कम शब्द लिखने पड़ेंगे। तो हमको पता है कि फिक्स वायर है, तो इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2L रूट टी बाई म्यू, तो बस वैल्यू रखते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज इक्वल टू 1/2 इंटू एल। तो बताओ एल, इसकी लेंथ कितनी है 1, रूट टी निकालना है, अपन म्यू कितना है 0.01। इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन 21 का स्क्वायर आएगा, मतलब 441 न्यूटन, ये वायर में टेंशन आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक ही सबक मिला कि वेव के क्वेश्चन में कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो कसम खा लेना कि सबसे पहले इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। चलो बच्चों, इसका एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुमको पूछ रहा हूँ, इसको देखना। तो इस बार भी हमको दे रखा है, कोई यूनिफॉर्म वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर और लीनियर मास डेंसिटी 0.01 किलोग्राम पर मीटर है। अब देखो, ये भी वायर फिक्स है या फिक्स फ्री है वो हमको नहीं दे रखा है, लेकिन इसकी कुछ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो फंडामेंटल से स्टार्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी 360 हर्ट्ज, जस्ट अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, और जस्ट अगली नेचुरल फ्रीक्वेंसी 840 हर्ट्ज, ये दे रखी है। बस, अब कोई लड्डू के टाइप से परोस करके नहीं पूछ रहा हूँ, बस एक कुछ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसके बेसिस पर हमको देखना है कि इस वायर में टेंशन कितनी होगी, वो देखना है। करके बताओ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर देना, खुद ट्राई करो। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में जो भी सिंसियर उसने इसको कर लिया होगा, देख लेना। ठीक, तो हमको दे रखा है कोई वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर और लीनियर मास डेंसिटी 0.01 किलोग्राम पर मीटर है ना। अब ये फिक्स है या फिक्स फ्री है वो नहीं दे रखा, लेकिन इसकी कुछ कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जैसे एक 360 हर्ट्ज, जस्ट अगली 600 और जस्ट अगली 840, तो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टेंशन पूछा है। ये तो हमने बिल्कुल कसम खा रखी है, हमको अच्छे पता है कि कभी भी, हमको अच्छे पता है कि कभी भी कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो सबसे पहला काम करेंगे, इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो इन सबका हाईएस्ट कॉमन होगा। तो बताओ 360 है, ये 600 है और 840 है, बताओ इसका हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा, 120 हर्ट्ज, है ना। 12 का शायद टेबल आती होगी, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 12 7 जा 840, बस देख सकते हैं कि 360 600 840, इन सब का हाईएस्ट कॉमन कितना होगा, 120। तो बताओ इन सब का हाईएस्ट कॉमन 120 है, मतलब इस वायर की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी, है ना, इस वायर की फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इन सब का हाईएस्ट कॉमन होगा, मतलब 120 हर्ट्ज होगा। बस फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई, अब तो है ना, अब तो रास्ता बहुत आसान है। तुम बताओ कि फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज है, तो बताओ ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी 3 टाइम्स से, मतलब थर्ड हार्मोनिक होगा। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी 5 टाइम्स से, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसका 7 टाइम्स होगा, मतलब सेवंथ हार्मोनिक। बस शक्ल देखते ही बताओ, है ना, शक्ल देखते ही बताओ कि ये वाली फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स से, मतलब थर्ड हार्मोनिक। ये वाली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की 5 टाइम्स से, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक। और ये वाली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 7 टाइम्स से, मतलब सेवंथ हार्मोनिक। तो बताओ इस बार थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और सेवंथ हार्मोनिक है, मतलब इस बार ओनली ऑड हार्मोनिक की प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक मिसिंग है, दिख रहा है ना। ये थर्ड हार्मोनिक, फिर थर्ड हार्मोनिक, उसके बाद डायरेक्टली फिफ्थ हार्मोनिक और फिर सेवंथ हार्मोनिक। तो इस बार केवल ऑड हार्मोनिक की प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक एब्सेंट है ना। तो बस केवल ऑड हार्मोनिक की प्रेजेंट है, मतलब कंफर्म है कि ये वायर कौन सा होगा, फिक्स फ्री वायर होगा। तो बस फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता चल गई और ये वायर फिक्स फ्री है वो भी पता चल गया। बस अब इसकी सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो 120 हर्ट्ज और फिक्स फ्री वायर है, मतलब केवल ऑड हार्मोनिक होंगे। तो अगली फ्रीक्वेंसी इसकी 3 टाइम्स, मतलब 360 हर्ट्ज।
अगली फ्रीक्वेंसी इसकी 5 टाइम्स मतलब 600 हर्ट्ज, अगली 7 टाइम्स मतलब 840 हर्ट्ज, और ऐसे जनरली 120 हर्ट्ज इनटू ऑड नंबर, है ना? तो ये जनरल इसकी एनवी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई। बस अब टेंशन निकाल सकते हैं ना? टेंशन के लिए तुम किसी भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा सकते हो, बताओ। फिक्स फ्री है तो फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी को खोल करके 1/4L√T/μ, अगली फ्रीक्वेंसी को खोल करके 3/4L√T/μ, किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ, फिक्स फ्री वायर है ना, इसकी फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है 1/4L√T/μ। तो बताओ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी 120 है, इक्वल 1/4L1√T निकालना है ऊपर, म्यू 0.01। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसमें टेंशन तुम्हारे पास आएगी 48 का स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करोगे तो 2304 न्यूटन ये आ जाएगी। ये सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चन मैं कल तुमसे करवाऊंगा, ठीक है? तो ये अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट है, तो इसको करने के बाद फिर इसको मतलब एक तो ढंग से देख करके समझ करके अपने क्लास नोट्स में नोट कर लेना, ठीक है? और उसके बाद अपनी शीट के क्वेश्चंस कर सकते हो तुम इजीली।